नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिरादर, GFGC चिड़गुप्पा, हिंदी विभाग। तो मैं आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ, जो पूरे हिंदी साहित्य में एक नाम, एक पहचान लिए हुए हैं। इस कहानी का नाम है पूस की रात। पूस की रात जो है वो प्रेमचंद जी का लिखा हुआ यह कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने खेती बाड़ी जो करते हैं, यानी खेत में जो काम करते हैं, उनकी मनोदशा और जो वो काम करके दूसरों को जो अपने बचाए हुए पैसे को दूसरों के नाम या दूसरों को जब देते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर सा वर्णन पूस की रात कहानी से उन्होंने किया है। तो प्रेमचंद जी का पूस की रात कहानी का वर्णन सुनने से पहले हम देखेंगे कि प्रेमचंद के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 1980 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी डाकखाने में क्लर्क थे और माँ बीमार रहती थी। वे खेती बाड़ी करने के लिए उनके पास उतनी अच्छी सी ज़मीन नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरा काम करके ही अपना गुजारा करना पड़ा। 5 वर्ष की उम्र में उनकी माताजी का निधन हो गया और 14 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो घर चलाने के लिए उन्हें दूसरे कई काम करने पड़े और कठिन संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन के लिए। वे छोटी मोटी नौकरियां करते हुए BA पास हुए और प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल के अध्यापन से शुरू कर वो डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे, यानी डिप्टी इंस्पेक्टर इन एजुकेशन सिस्टम, यानी क्या कहते हैं हम, शिक्षण विभाग में वे डिप्टी इंस्पेक्टर तक पहुँचे। और मगर लेकिन जब अंग्रेज सरकार की हुकूमत उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी, तब उन्होंने 1916 में उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दी और उन्होंने जमाना नामक पत्र में वे अपनी पहली कहानी का उन्होंने प्रकाशन किया। उसका नाम था अनमोल रत्न, जो उनकी पहली प्रकाशित कहानी है। तब से वे लगातार कहानियाँ, उपन्यास, लेख आदि लिखते रहे। इनकी ही एक लेख है जो भारत सरकार, अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किया गया था। उस लेख में उन्होंने देशवासियों को ललकारा था कि देश में जो हो रहा है वो दूसरों के उसका नाम है तो उनकी यहाँ कहानी जो सोजे वतन कहानी उन्होंने छापा था, तो इसे अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। तब से वे अनामिका के नाम से, यानी नाम न लेते हुए उन्होंने अनामिका नाम से उन्होंने अपना साहित्य यात्रा को जारी रखा और आगे चलकर उन्होंने हंस नाम के साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया। फिर इसके बाद वे अपने साहित्यिक आंदोलन में लगातार आगे बढ़ते रहे और निरंतर नए लेखकों के संपर्क में आते रहे और उन्हें प्रेरणा देते रहे। और इनकी जो कहानियाँ हैं वो सामान्य जनता की दुख दर्द की कहानियाँ हैं। यहाँ से ही उन्होंने अपनी सामग्री को ग्रहण किया है और उनका यहाँ प्रयत्न जो है तत्कालीन समस्या या समस्त भारतीय भाषाओं की कथा साहित्य के लिए अग्रणी बन गई। क्या उन्होंने सामान्य जनता की दुख दर्द को जो उन्होंने यहाँ पर लिया है, वह क्या हुआ, ये
इस प्रयत्न को उन्होंने जो किया, इस प्रयत्न से वे कथा साहित्य के अग्रणी बन गए। उनका विख्यात उपन्यास जो गोदान भारतीय कृषक जीवन का एक महाकाव्य माना जाता है। और वे पहले उर्दू में, मैंने बोला था पहले वे उर्दू में लिखते थे, जो सोजे वतन के बारे में अभी मैंने कहा। सोजे वतन से लेके वे धीरे धीरे हिंदी में लिखने लगे और वे ग्रामीण लोगों के सहज संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा भी बहुत अत्यंत सहज और मनोरम बन गई थी। और वे भाषा में एक ऐसी अपूर्व सहजता थी कि सहजता और सरलता थी कि हिंदी के किसी अन्य साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत वो बन सकती है। तो प्रेमचंद जी हिंदी में कफन, आत्माराम, पंच परमेश्वर, पूस की रात, मंत्र, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, ऐसे अनेक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं और भारतीय साहित्य को उन्होंने अमरत्व प्रदान किया है। तो आज की ये कहानी है पूस की रात। जो पूस की रात है, इसमें जो पात्र हैं, वे पात्र हम देखते हैं कि पूस की रात में झबरू कुत्ता, पूस की रात में जो यहाँ पर कुत्ता दिख रहा है झबरू उसका नाम है, और मुन्नी जो किसान की पत्नी है, हल्कू किसान का नाम है। हल्कू, मुन्नी, झबरा कुत्ता इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। जो ये कहानी शुरू होती है, सहना एक जमींदार है, पैसे का वसूली कर रहा है। वहाँ पैसे के वसूली के लिए हल्कू के पास आता है। पैसे की वसूली के लिए हल्कू के पास आता है। हल्कू से कहता है कि पैसे दे दो। तो यहाँ बात सुनते ही हल्कू का जो मिजाज है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हल्कू ने एक एक पैसे जमा करके वहाँ इस जाड़े में यानी अभी सावन बाधा आने वाली है, यानी ठंड काल आने वाला है, तो उस ठंड काल में वहाँ एक कंबल खरीदना चाह रहा था। तो उसने कहीं दूसरे जगह पर इधर उधर काम कर कर, कूली कर कर उसने 3 रुपये जुटाए थे कि एक कंबल खरीदूं। तो उतने में खेती बाड़ी के लिए उसने जो पैसे लाए थे, वो पैसे की वसूली के लिए जब जमींदार सहना आता है, सहना उसका नाम है, तो वहाँ देखकर वो बोलता है बीवी को, अपनी मुन्नी को, कि जो मुन्नी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी उसे देखकर बोलता है कि पैसे दे दो, ला लो, अभी ये आया है तो मैं नहीं दूंगा तो वो मुझसे तकरार करेगा, उसकी जो बातें सुनना है मुझे अच्छे नहीं लगते, उसे दे दो। तब मुन्नी, उनकी उसकी पत्नी बोलती है कि तुमने तो एक एक पैसे जमा करके एक कंबल लेने की बात से यहाँ पैसे जमा किए हैं, तो तुम कंबल कब लोगे? अब तो जाड़ा आने वाला है, खेत को जाना है, खेत को जाकर खेत में खेत की फसल की रखवाली करनी है, तो कंबल बहुत ज़रूरी है रात के ठंड में। तो कंबल हम इस पैसे से ले लेते हैं और आगे जब हमारी फसल आएगी तब उसे अपने पैसे दे देंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, यह बात वो कहती है। तब हल्कू कहता है नहीं, अगर से मैं कंबल के लिए उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो तरह तरह की बातें कहेगा, वो मैं नहीं सुन सकता, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम जाओ जाकर पैसे लाके दे। तब हल्कू की पत्नी मुन्नी कहती है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? तब वो बोलती है,
मैं कहती हूँ कि तुम क्यों खेती छोड़ नहीं देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए रुपये मैं नहीं दूंगी बोल के वो कहती है। तब हल्को उदास होकर, तो मैं क्या गाली खाऊं अभी उससे, यहाँ बोलने पर मुन्नी तड़प कर, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, यहाँ कहते हुए, मगर फिर भी वहाँ जानती थी कि ये गाली खाने की जो बात है वो उसे उसके अंदर टकराई और उसने बड़बड़ाते हुए अंदर गई। अंदर जाकर आले पर जो रखे हुए पैसे थे वो निकाल कर लाकर हल्को के हाथ में रख देती हैं और बोलती हैं, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने की को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी है ये खेती, मजूरी करके लाओ, वहाँ भी खेती में झोंक दो, उस पर भी धौंस। ये बातों कहते हुए पैसे उसके हाथ में दे देती है। तब हल्को रुपए लिए इस तरह से बाहर आता है, बाहर चलता है जैसे कि उसके हृदय को निकाल कर देने जा रहा है, अपने हृदय को निकाल के वो देने जा रहा है। उसके मजूरी के एक एक पैसे को काट कर उसने वो कंबल के लिए जमा किए थे, वहाँ आज निकले जा रहे हैं। जैसे कि उसके एक एक पग यानी एक एक पाँव जो निकाल के बाहर रख रहा था, तो उसमें इतनी दीनता भरी हुई थी। उसके जो नाम है हल्को, मगर उसके पाँव जो रख रहा था बहुत ही वजन से वो बाहर आया और पैसे उसके हाथ में दे दिए। यानी एक घटना वहाँ पर प्रेमचंद जी बताते हैं कि कंबल लेने के लिए भी एक किसान के हाथ में नहीं है। तो यहाँ तक होने के बाद अभी थोड़े दिन गुजर गए, रात आई, पूस यानी रात में जो बर्फ के जैसा गिरता है, तो पूस की जाड़े की रात आई, आकाश में तारे ठिठुर रहे थे। हल्को खेत के किनारे ऊख से बने हुए यानी ऊख से पत्ते जो बने हुए, उसके एक चादर के ऊपर नीचे छोटी सी खटोला यानी हॉर्स, खटोले को डालकर वहाँ खाट के नीचे बैठ गया है और वहीं पर छोटा सा एक आग का छोटा सा एक जमावड़ा किया है, एक कहते हैं ना उसे चिलम के जैसे लगा के आग लगाया हुआ है। आग लगा के वहाँ पर बैठा हुआ है और उसके साथ उसका पाला हुआ कुत्ता झबरू, पाला हुआ कुत्ता झबरू भी उसके साथ दुम हिलाते हुए वहीं पर सर्दी में कूं कूं करता हुआ वहीं पर वहाँ सो गया। तो दोनों सर्दी में सोए हुए हैं, ठंडी इतनी है कि दोनों को नींद नहीं आ रही। तो हल्को घुटनियों में गर्दन चिपकाए हुए जबरा को देखते हुए बोलता है, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है? मैंने तो तुझे कहा था कि घर में आराम से रहे, तो तू क्या किया? मेरे से पहले मेरे आगे भागता हुआ आया, तो क्या मिला मेरे साथ आके तुझे? अब खा ठंड, मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे तो मालूम था कि मैं यहाँ कुछ करने वाला नहीं हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आके पूरी और हलवा खाने जा रहा हूँ, वैसे सोच के तू मेरे से पहले भाग के आया है।
तो अब सह ले, ऐसी वो बोलता है किसे, अपने कुत्ते को। तब जबरा पड़े पड़े ही दुम हिलाता रहा, कुकू करता रहा, दीर्घ श्वास लेते रहा। तब जमाई लेकर वो फिर चुप हो जाता और थोड़ी देर बाद फिर कुंकू नाम से स्वामी को देखकर वो अपने इसको देखकर वो कभी कभी कुंकू करता। फिर वो सोचने लगता कि मैं कुंकू करने से मेरे स्वामी को नींद नहीं आ रही है, ऐसा भी वो सोचता और वहाँ चुप हो जाता। तब थोड़ी देर में हल्कू को नींद नहीं आ रही थी। यहाँ रात की वक्त था, पूस की रात थी। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा के ठंडे पीठ पर सहलाते हुए कहा, तू कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे में ठंडे हो जाओगे। ये ठंड कब हो जाती है पता नहीं। ऐसे बोलते हुए वहाँ उठकर और एक चिल्लम जलाता है। तो चिल्लम जलाते हुए उसका यहाँ 8वां चिल्लम होता है। 8वां चिल्लम यानी 8वां सिगरेट हम लोग बोलते हैं ना, सिगरेट चिल्लम जो पहले पीते थे चिल्लम, तो चिल्लम जलाता था। जलाते हुए 8वां चिल्लम जलाते हुए, ये है देखो खेती का मज़ा। वैसे बोलते बोलते वो अपने जो गांव के जो बड़े जमींदार या ठाकुर लोगों को याद करते हुए वो कहता है, एक एक भगवान ऐसे पड़े हुए हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। यानी वो फिर अपने गांव के बड़े जो जमींदार हैं, जो ठाकुर लोग हैं, उनको याद करते हुए बोलता है कि यही हमारे भगवान हैं। इनके पास जाड़ा गया तो वो गर्मी से बाहर भाग जाए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मोटे मोटे गद्दे, लिहाफा, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजार हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। ये बात भी वहाँ रात के समय में ही बोलता है। और उसी वक्त हल्कू उठता है, उठकर गड्ढे से जरा सी आग निकाल कर चिल्लम भर लेता है, जो गड्ढे में उसने आग लगाई थी। उसके साथ ही जबरा भी उड़ जाता है और हल्कू चिल्लम पीते हुए कुत्ते को पूछता है कि तू भी पिएगा चिल्लम? इससे तो जाड़ा तो जाता नहीं, मगर मन जरा सा बहल जाता है। ऐसे वो बात बोलता है। जबरा उसके मुंह की ओर आता है और उसे प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखता है। तब जबरे के जो सांस है, मुंह में से जो सांस निकलती हैं, वो सांस की जो गर्मी है वो हल्कू को लग जाता है। फिर वो हल्कू के तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं कल यहाँ पर एक चादर बिछा दूँगा, उसके अंदर ही बैठ के तू अपना रात गुजार कर। जब तुझे पुआल बिछा दूँगा, वहाँ बोलता है पुआल यानी एक तरह से जाड़े से बचने के लिए वो इससे बनाया हुआ, क्या कहते हैं उसको, ऊख के जाड़ से बनाया हुआ, ऊख के पत्तों से बनाया हुआ एक वस्तु। तो वो बिछा दूँगा तो तुम्हें गर्मी सर्दी नहीं होगी। ये अपने कुत्ते को बोलता है और चिल्लम पीकर फिर लेट जाता है। और इस बार जब लेटता है तो निश्चित करके लेटता है कि अब की बार मैं सुबह ही उठूँगा, अब मैं नहीं उठूँगा, सुबह तक मैं ऐसे सो जाऊँगा। बोलकर वो सो जाता है, मगर एक ही क्षण में हृदय में कंपन होने लगता है, उतनी ठंडी है। कभी करवट इधर से इधर करवट लेते रहता है। जाड़ा इतनी है कि पिशाच की भांति छाती को दबोए हुए वहाँ जाड़ा उसको दबोच रही है। तो जब वो सोता भी है तो फिर भी उसे सोया नहीं जाता। और फिर वो थोड़ी देर के बाद जबरे को यानी उसके कुत्ते को उठाता है और उसके सिर पर हाथ थपथपाकर अपनी गोद में सुला लेता है।
अपनी गोद में सुलाकर उसे प्यार करने लगता है। कुत्ते की जो देह की दुर्गंध होती है वो भी उसे कुछ आड़े नहीं आती। अपने गोद में जो बैठा हुआ कुत्ता है उसे तो स्वर्ग के जैसा दिख रहा है। जबरा तो सोच रहा है कि यहाँ स्वर्ग कहीं है तो मेरे स्वामी के झोले में, ऐसा वो सोचता है। और दोनों की पवित्र आत्मा एक को एक मिल जाते हैं। घृणा की गंध भी वहाँ पर थोड़ी सी भी नहीं रहती और वे दोनों एक अभिन्न मित्र भाई की तरह इतने तत्परता से गले मिलते हैं कि कोई उनके अंदर कोई दूसरा दीनता हो या ऊंच नीच का कोई वहाँ पर ये नहीं रहता। ऊंच नीच की कोई भी विचार वहाँ पर नहीं रहता। इस अनोखी मैत्री ने जैसे वो कहते हैं कि उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। किसका? जबरा कुत्ते का। सहसा जबरा यहाँ प्यार की यहाँ बातें ये घटना चलते रहती है, मगर उसे जबरे को कोई जानवर की हाथ आ जाते हैं। तब जबरा क्या करता है कि उसे जो आत्मीयता और ज़्यादा उसके अंदर और ज़्यादा हो जोश आता है और वो उस जोश से ही वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ किसान जो हल्कू है उसके पास से झपट कर बाजू हट कर वहाँ ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है, उन्हें भौंकने लगता है। चारों तरफ दौड़ दौड़ के भौंकता है, क्षण के लिए भी वहाँ चुप नहीं होता। फिर वो आता है, फिर दौड़ता है, फिर भौंकता है। यानी जैसे कि उसके कर्तव्य उसके अंदर उसे ललकार रहे हैं। तो बाद में क्या हो जाता है कि 1 घंटा फिर बीत जाता है। रात को वो देखते हैं कि अभी हल्कू आकाश में देखता है। आकाश में देखते ही वहाँ देखता है कि तारों को देखकर अभी 1 पहर से ऊपर सुबह होने में है, यानी अभी आधी रात भी नहीं बीती पूरी। तो यहाँ सोचकर वो कुत्ता जो उसे प्यार करते ही वो उधर इधर भागते हुए भौंकते हुए जोश में, अभी कुत्तों को आप देखते हैं कभी हम प्यार करते हैं तो उन्हें बहुत जोश आता है, तो उसी तरह वो वहाँ बर्ताव कर रहा था। तो हल्कू क्या कहता है कि ये तो बहुत ठंडी है, इतनी ठंडी में हम गुजार नहीं कर सकते। थोड़ी दूर उसके खेत के 2 खेत बाजू में एक आम का अमराल रहता है। वहाँ जो जाड़े का दिन था तो पत्ते बहुत गिरे हुए थे, तो वहाँ आम के बगीचे के बारे में वो जानता था और वहाँ जाकर ही एक वो पत्तों को जमा कर वहीं पर आग लगाकर सेंकने के बारे में वो सोचता है। और हल्कू से कहता है, अपने जबरे से कहता है, चल हम बगीचे में जाकर वहीं पर आग लगाएंगे। तो वहाँ पर जाता है, जाके वहाँ साथ में खेत में जाकर पौधों को उखाड़ लेता है और एक क्या कहते हैं उसे, उपला बगीचे से जो वो आग लगाया हुआ उपला लेता है और पौधों को तोड़कर वहाँ एक झाड़ू बना लेता है और हल्कू के साथ बगीचे में जाता है। सभी पत्तों को एक तरफ जमा करता है, जमा करके उसे पत्तों का एक पहाड़ बना के उस आग के उपले को उसके अंदर डालकर आग लगा देता है। जब आग लग जाती है तो जैसे दिखता है कि एक तरह से रात्रि के उस माहौल में आग के लपटे पेड़ के उस पार निकल रही। तो उस दृश्य को हल्कू देखता है और खुद को गर्वित महसूस करता है कि जाड़े से मैं लड़ रहा हूँ, अब कहाँ से आएगा जाड़ा। तो वो वहाँ पर अपने आप को गर्म कर लेता है और
अपने कुत्ते को भी बोलता है कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है ना, ऐसे वो बोलते हुए दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ उस अंगीठी के जो आग लगाया हुआ अंगीठी है, वो अंगीठी के ऊपर से कूदना चाहता है और जबरे को भी कहता है चलो कूदेंगे हम दोनों, तो वो खुद कूदता है, जबरा नहीं कूदता। फिर वहाँ बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, फिर एक बार कूदता है तो उसके पाँव को थोड़ा सा लगता है, यानी आग लग जाती है, फिर भी वो उसे नज़रअंदाज करता है। वहीं पर वहाँ उसी में वहाँ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आग ठंडी हो जाती है, उसके जो राख है उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है, यानी थोड़ी सी आग बची हुई है। जब भी हवा निकलती तो जैसे उस ठंडी राख के अंदर से शोले गर्म हवाएं उसके अंदर से आते और दोनों वहीं पर रह जाते हैं। सभी पत्तियां जल चुके थे और वहीं पर चादर ओढ़े हुए गर्म राख के पास ही बैठकर वो गाना गुनगुनाते हुए जो उसके वहाँ पर गाने गुनगुनाते हुए वहाँ बैठ जाता है। उसके बदन में थोड़ी सी गर्मी आ गई थी, मगर वहाँ शीत इतनी बढ़ती गई कि वो गर्मी फिर वापस निकल गई। जबरा फिर इसके बाद जबरा थोड़ी देर बाद खेत की ओर भागता है और हल्कू को उसका भागने से उसे पता चलता है कि कोई जानवर का झुंड खेत में आया है। तो जबरा भागते हुए भौंकता है। भौंकने पर हल्कू समझता है कि कोई शायद कोई नील गायों का झुंड आया होगा और उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ से साफ कान में आ रही थी कोई कुछ चर रहा है, यानी वहाँ पर कुछ खा रहा है और उसके चरने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा नहीं, कोई नहीं आ सकता मेरे खेत में। जबरा के होते हुए कोई अंदर आने नहीं देगा, वो कभी छोड़ेगा क्या, ऐसे बोलता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ें आने लगी तो खेत में फिर चरने की आहट आने लगी और ख़ुद को वो धोखा दे ना सका। फिर वहाँ से अपनी जगह से हिलना उसे बहुत मुसीबत सी लग रही थी, जहर सी लग रही थी, उतनी ठंडी थी, मगर कब तक दबाए बैठता। तो थोड़े देर में उसने क्या किया, वहीं पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगा। जबरा उसके पास आता, फिर वो जानवरों के पास जाके भौंकता। जबरा फिर भौंकने लगा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल बड़ी आई थी, मगर ये दुष्ट जानवर जो आए थे वो सभी उनके सामने ही, यानी वहाँ जो बाजू में ही था उसके सामने उसे समझ में आ रहा था कि कई जानवर आए हैं। मगर इस बार उसे लगा कि अभी नहीं जाऊंगा तो पूरा खेत खराब हो जाएगा, तो उसने पक्का इरादा करके अब की बार उठता है। उठ के एक दो कदम बाहर चलता है, आग से बाहर, जो आग के पास वो बैठा हुआ है वहाँ से एक दो कदम चलते ही एकाएक इतनी ठंडी हवा आ जाती है कि एक बिच्छू का डंक जैसा रहता है उतना ठंड उसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर ऐसी एक हड्डियों में इतनी ठंडी आग चली जाती है कि वहाँ 2-4 कदम भी आगे नहीं चल सका। तो फिर वो दौड़ते हुए वापस आलो के पास आता है, वहीं आग के राख के पास आके बैठ जाता है, राख को कुदेर कर, यानी वो जो लगाया था पत्तों का आग, उसके अंदर जो राख थी तो राख को हटाते हुए वहाँ कुरेदता हुआ ठंडी देह को फिर वो गरमाने लगता है। तो इसी बीच जबरा बहुत चिल्ला कर गले फाड़ कर नील गायों के ऊपर वहाँ चिल्लाता है। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ है। यहाँ एक ऐसी परिस्थिति थी कि
वहाँ उठ के जाना तो चाहता है, वहाँ 2-4 कदम भी नहीं चल सकता, जैसे कि उसे कोई रस्सी से बांधे हुए। इतनी ठंड थी। उसी रात के पास गर्म ज़मीन पर वहाँ चादर ओढ़कर मजबूरी से वहीं पर सो जाता है सब, और उसे नींद लग जाती है। सुबह हो जाता है। सवेरे जब उसकी नींद खुलती है तो चारों तरफ धूप फैली हुई है और मुन्नी गांव में से यानी घर से आई है, आकर हल्कू को उठा रही है। क्या रात भर सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। यह बात हल्कू को मुन्नी जो उसकी पत्नी है वो उसे कहती है। तब हल्कू उसके बात को सुनते ही कहता है कि तुम खेत से ही आ रही हो क्या? यानी वो अमराई जो था, अमराई के पास वहाँ सो रहा था, तो कहता कि तुम खेत से होते हुए आई हो? यह बात वो पूछता है। तब मुन्नी बोलती है, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? यानी वो जो बनाया था ना उसने मड़ैया, जो खेत में सोने के लिए, यहाँ मड़ैया डालकर इधर सोया तो फ़ायदा क्या है? जानवर तो आए, उनके काम करके वो निकल गए। तब हल्कू अपनी पत्नी को बताता है कि मैं रात को मरते मरते बचा हूँ। तुझे क्या पता है कि मेरे पेट में ऐसे दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, मैं उठ भी नहीं सकता था, उतनी मुझे तकलीफ़ हुई। ऐसे बोलकर वो झूठ बोलकर वहाँ दोनों फिर खेत की तरफ निकलते हैं। तब सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा हुआ है और जो जबड़ा कुत्ता उसका जो है वही मड़ैया के नीचे चित्त लेटा हुआ, जैसे कि उसके प्राण निकल गए हैं, वैसे वो आराम से सो रहा है। दोनों खेत की दशा को देख रहे थे और मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू बहुत प्रसन्न था, क्योंकि मुन्नी ने कहा अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, अभी मजूरी ही करनी पड़ेगी। तब हल्कू प्रसन्न क्यों था कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। यही एक दृश्य से ये कहानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि एक ऐसी दशा है जो किसान की जो दशा है वो हल्कू के ज़रिए उन्होंने बताया कि जो घर जर कर जो पैदा करता है वो सब कुछ महाजन कर्ज के पाटने में चला जाता है। यानी कर्ज को देते देते वो जो जितना भी पैदा करके, जितना माल जो खेत में पैदा करता है, जितने पैसे आते हैं वो कर्ज बांटने में ही चले जाते हैं। इसके पास एक कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। यानी जो किसान है वो ठंड में खेत में मरना पड़ेगा, उसके पास कंबल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अनाज बेचकर जो उसने 3 रुपये जमा किए थे वो भी महाजन को उसने दे दिया। तो पूस की ठंडी रात में खेत की रखवाली करने जब जाता है तो उसकी जो व्यथा है उस व्यथा को उन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ बताया है। और जो किसान खेती करने में क्यों डरते हैं या खेती करने उन्हें क्यों असह्य खेती करना उन्हें क्यों कठिन लगता है, इसके बारे में इस कहानी के ज़रिए उन्होंने हम पाठकों के सामने रखा है। यहाँ कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। इसी के साथ पूस की रात जो कहानी है, इस कहानी को आप सभी लोगों को मैं अपने ही भाषा में आप सभी लोगों को मैंने समझाया है और इसकी जो PDF फाइल है आपके YouTube के WhatsApp के इसमें आपको आ जाएगा और आप सभी लोग उसे पढ़कर इस कहानी को सुनिए और अपने तरफ से
अभ्यास प्रश्न निकालिए और कई 2-4 अभ्यास प्रश्न मैं भी दे सकता हूँ कि हल्कू की पत्नी खेती की जगह मजदूरी करने क्यों बोली, अपने शब्दों में कहिए। पूस की रात कहानी को संक्षेप में बताइए। मुन्नी का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी उसकी पत्नी जो हल्कू की पत्नी है। जबरा कुत्ता नाम इस कहानी में एक पात्र है, इसका कथन पुष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न आप लिखकर उसका उत्तर भी आप लिख के मुझे दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस कहानी को यहाँ पर समाप्त करते हुए मैं रमेश बिरादर GFGC चिड़गुप्पा हिंदी विभाग की ओर से सभी लोगों को आपको इस कहानी सुनने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए मेरे आज का इस पाठ्यक्रम या अपना पाठ को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।